नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दिनेश एक बार फिर से आपका आर्य जंक्शन ऑनलाइन स्टडी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि आपको पता है, अपनी केमिस्ट्री वाली एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, वो मैं आपके लिए लेके आया था और मैं कंटिन्यूअसली उसमें क्लासेस जो है वो आपके लिए ला रहा हूँ। अलग अलग टॉपिक्स का डिस्कशन अभी तक अपना चल रहा है। ठीक है, तो उसी के साथ ही आज की जो क्लास है अपनी आवर्त सारणी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आवर्त सारणी। इससे पहले अभी तक अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, परमाणु की संरचना वाला एक टॉपिक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बहुत सारे वीडियोज है, ऑलरेडी आपको मैंने यूट्यूब पे लाइव करवाए हैं, तो आप एक एक करके उनको जाके देख सकते हैं, ताकि आपका आगे से आगे जो ये केमिस्ट्री वाली सीरीज़ है वो आपके लिए कंटिन्यू क्लासेस चलती रहेगी, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बदला हुआ पैटर्न है, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। ठीक है, अब यदि आज की क्लास की बात करें तो आवर्त सारणी को पढ़ेंगे। काफ़ी बिखरा हुआ सा टॉपिक होता है ये, अलग अलग जगह पे कभी कहाँ पे क्या लिखा होता है, कहाँ पे क्या लिखा होता है, बहुत सारे अलग अलग इसमें क्लासिफिकेशन आते हैं, वर्गीकरण आते हैं। उन सबको एक ही जगह पे एक ही क्लास में अपन आज इसको ख़त्म करेंगे, और नोट्स भी आपको एक ही साथ इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इससे जो लास्ट वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको एक सिंगल क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है वो आपको मैंने समझाया था, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कौन कौन से रूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए फॉलो किए जाते हैं, उन सबको आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप मेरी लास्ट वाली जो क्लास है उसको देख लीजिए, और उसको देख के आप जितने भी आपके जो डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो शुरू करता हूँ मैं आज की क्लास को, आवर्त सारणी वाली क्लास को। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आवर्त सारणी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, कुछ बातें जो होती है उसके बारे में बात करें। आवर्त सारणी है क्या, देखो बहुत इजी है। आवर्त सारणी क्या होती है, आवर्त सारणी फिर बता रहा हूं आपको। जो अपनी क्लास है बिल्कुल किसके लिए ओरिएंटेड है, बार बार एक चीज़ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो भी ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, आर्ट्स का बच्चा, उन सबको टारगेट करते हुए हम लोग ये क्लास चला रहे हैं। हिंदी मीडियम के लिए एक विशेष बैच ये चलाया जा रहा है। तो देखिए, समझिए पहले कि आवर्त सारणी होती क्या है। देखो, प्रैक्टिकल सी बात बताता हूँ आपको। क्या होता है कि सबसे पहले जब केमिस्ट्री मार्केट में, जब केमिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग तत्व खोज खोज मतलब डिस्कवरी शुरू हो गई थी, अलग अलग तत्वों की जब खोज शुरू हो गई थी, तो उस टाइम क्या है कि बहुत सारे तत्व जो है कुछ खोज लिए गए थे, कुछ जो थी उनकी डिस्कवरी उस टाइम भी प्रोसेस में चल रही थी, यानी सबकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, कुछ की डिस्कवरी हो चुकी थी, कुछ जो थे वो अंडर प्रोसेस चल रहा था। तो धीरे धीरे कुछ तत्व इकट्ठा हो गए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे, उन एलिमेंट्स का गुण मिल रहे थे, कुछ के नहीं मिल रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ये कोई एक्स नाम का आदमी है, ये कोई वाई नाम का आदमी है। ठीक है, इस एक्स नाम के आदमी को कोई एक एलिमेंट मिल गया, मान लो ए, क्या मिल गया, कोई एलिमेंट मिल गया ए, और इसको कोई एलिमेंट मिल गया बी। ठीक है, इसको एलिमेंट मिल गया कोई बी, यानी एक्स वाले किसी आदमी को क्या मिल गया, कोई तत्व ए मिल गया, वाई वाले आदमी को क्या मिल गया, बी नाम का कोई तत्व मिल गया। अब क्या हुआ, इतने में आप कहीं मार्केट से जा रहे थे, आप मार्केट से जा रहे थे, आपको वहां पे कोई सी नाम का तत्व मिल गया। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो अलग अलग वैज्ञानिक आए, अलग अलग डिस्कवरी चलती रही अलग अलग कंट्री में। ये उस टाइम जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट शुरू हुआ था, तो अलग अलग देशों में अलग अलग वहाँ पे तत्वों की खोज होना शुरू हो गई थी, अलग अलग एलिमेंट्स मार्केट में आने लगे थे। तो हुआ क्या था कि इन तत्वों को इकट्ठा करते करते बहुत सारे तत्व इकट्ठे हो गए थे। अब समस्या क्या आ रही थी, इन सारे तत्वों को आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। तो क्या हुआ कि जैसे आप इस ए एलिमेंट के बारे में पढ़ने गए, तो इस ए एलिमेंट के बारे में, जैसे इस तत्व के बारे में पढ़ने गए, तो आपको वहां पे इसके 20 गुण मिले। कितने मिले? 20 गुण मिले। फिर आप बी को पढ़ने गए, इसके कोई आपको 18 गुण पढ़ने को मिले। ठीक है, आ रही बात समझ? फिर आप जेड को पढ़ने गए, इसको आपको 25 गुण थे जो आपको इसको पढ़ने के लिए मिले। यानी हुआ क्या, जितने तत्व उतनी बातें, जितने तत्व नए नए आते गए उतने उनके गुण भी नए नए आते गए। लेकिन जब इन सबको इकट्ठा करके देखा तो पता चला कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके गुण जो है वो आपस में क्या है, समान। कि भाई आप किसी का, मान लो सिंपल सी किसी के आकार की बात कर रहे हो, या किसी के आयनन विभव की बात कर रहे हो, कोई भौतिक गुण की बात कर रहे हो, कोई रासायनिक गुण की बात कर रहे हो, तो बोला साहब कि जो ए के भौतिक गुण है या इसके कुछ रासायनिक गुण है, वो बी के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों से क्या रखते हैं, समानता रखते हैं। क्या रखते हैं? समानता। ठीक है, वैसे ही कुछ जो गुण है वो जेड से समानता इसके भी रखते हैं, और कुछ है वो जेड से समानता
इसके वाले भी गुण जो है वो समानता रखते हैं। यानी कि हो क्या रहा है कि इन सब के अलग अलग गुण है, लेकिन कुछ गुण ऐसे हैं जो इनके क्या है, समान। तो अब आप मान लो किसी तत्व को पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, तो एक तत्व को आपको पढ़ना है तो उसके 20 गुण पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ना है उसके फिर 25 गुण पढ़ो, इसको पढ़ना है इसके 18 गुण पढ़ो। ऐसे जितने नए तत्व आएंगे आपको सबको अलग अलग के क्या पढ़ने पड़ेंगे, अलग अलग गुण पढ़ने पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी कि एक तत्व के आप ऊपर कितने आप गुण पढ़ोगे। तो ये बहुत लंबा चौड़ा मटेरियल बन जाएगा, यानी एक तत्व के ऊपर पूरी एक किताब पढ़ रहे हो फिर आप, तो ये एक बहुत बड़ी टास्क वाली बात हो जाएगी। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आवर्त सारणी का धीरे धीरे वहां पे विकास होना शुरू हुआ। तो आवर्त सारणी तो बाद में पढ़ी, लेकिन तत्वों को अरेंजमेंट कैसे किया जाए कि भाई ये तो तत्व है, इनको ऐसे अरेंज करो कि कुछ जिनके गुण समान है उनको एक जगह रख लो। तो एक जगह आप रख लोगे तो जिनके गुण समान उनको एक जगह रख लोगे तो पढ़ना आसान हो जाएगा। भाई कोई एक परिवार को पढ़ लेंगे, तो जैसे मान लो ये कोई परिवार है, ये परिवार है, इसका नाम रख लेते हैं अपन, कुछ भी नाम रख लो, एम, ठीक है, ये कोई परिवार है एम। इस एम परिवार में मान लो कितने सदस्य है, मान लीजिए 5 सदस्य। कितने सदस्य इस परिवार में, 5 सदस्य। तो बोला कि ये जो 5 सदस्य है इन सब के गुण क्या रहेंगे, समान रहेंगे। क्या रहेंगे, इन सबके समान। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से धीरे धीरे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय के साथ इस चीज की आवश्यकता महसूस होने लगी कि जो अलग अलग सदस्यों के लिए आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, एक काम करो जिनके गुण आपस में मैच कर रहे हैं उनको एक जगह लेके आ जाओ। क्या करो, उनको एक जगह लेके आ जाओ। यदि आप उनको एक जगह लेके आ जाओगे तो इन तत्वों का अध्ययन करना और ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान। इसी आसानी को बनाने के लिए धीरे धीरे साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग कॉन्सेप्ट दिए। कुछ कॉन्सेप्ट थे जो समय के साथ क्या हो गए, फेल हो गए। वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि क्योंकि शुरुआत की फेज की मैं बात करूं, जब ये इसके ऊपर बात शुरू हुई थी, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन चालू हुआ था शुरुआत में, तो वो कुछ इसलिए फेल हो गए थे क्योंकि उस टाइम सारे तत्वों की खोज हुई नहीं थी, सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी। और जब डिस्कवरी हुई नहीं थी तो उसके ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं पाए थे। तो बाद में जैसे ही वो तत्व आए तो वो जो उनके रूल उन्होंने दिए थे, लॉ जो दिए थे, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, फेल हो गए। ठीक है, तो अब अपन एक एक करके किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या अप्रोच रखी, क्या क्या पॉइंट रखा और उनका पॉइंट किस वजह से फेल हुआ और उनका क्या कहना था, उनको अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब अपन सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। पहली बार आता है आपका डॉब्रिनर। कौन आता है, डॉब्रिनर। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा डॉब्रिनर त्रिक के बारे में बात करूंगा। किसके बारे में बात करूंगा, डॉब्रिनर त्रिक के बारे में बात करूंगा। ठीक है, तो डॉब्रिनर साहब ने क्या पढ़ाया था, डॉब्रिनर साहब ने ये बोला था, सबसे पहली बात तो आप इंपॉर्टेंट ये समझिए कि वो समय जब इतनी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी, साइंस इतना एडवांस नहीं था, विज्ञान इतना उस टाइम एडवांस नहीं था, इतनी ज़्यादा विज्ञान के अंदर उस टाइम तकनीक नहीं थी, टेक्निक्स भी नहीं थी, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा अभाव था। लेकिन फिर भी डॉब्रिनर साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने तत्वों को अरेंज करने के लिए, जो तत्व है, जो एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने के लिए इन्होंने पहली बार एक प्रयास किया। मतलब अच्छी बात है कि कम से कम आप क्या कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, ये भी अपने आप में क्या है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतनी साइंस एडवांस नहीं था, लेकिन इन्होंने फिर भी जो इनके पास नॉलेज था, जो इन्होंने चीज़ें देखी थी, जो इनका ज्ञान था, जो इनका अनुभव था, उसके आधार पर इन्होंने पहली बार तत्वों को अरेंजमेंट करने के लिए प्रयास किया। तो सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी, डॉब्रिनर साहब ने। आगे बात समझ में। अब इन्होंने क्या बनाए थे, त्रिक बनाए थे। त्रिक का मतलब ये होता है तीन तत्वों के त्रिक, मतलब तीन तीन तत्वों के इन्होंने क्या बनाए थे, ग्रुप बनाए थे। क्या बनाए थे, तीन तत्वों के ग्रुप। तो इन्होंने क्या बोला था कि एक समान, क्या बोला था इन्होंने, एक समान गुण वाले तत्वों के त्रिक बनाने पर, क्या बोला इन्होंने, त्रिक बनाने पर, त्रिक बनाने पर मध्य वाले तत्व, मध्य वाले तत्व, किसकी बात करो, मध्य वाले तत्व का द्रव्यमान जो होगा, वह द्रव्यमान दोनों
के औसत के बराबर होगा। बहुत सिंपल सी कहानी है, दोनों के औसत के क्या होगा, बराबर। सिंपल सी कहानी है। इन्होंने क्या किया कि कोई भी तीन तत्व लिए, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या लिया, ए बी और इन्होंने क्या ले लिया, सी। अब इन्होंने क्या किया, इन तीनों को क्या बना दिया, एक ग्रुप बना लिया। क्या बना दिया, इसका एक ग्रुप बना लिया। अब जो तीन तत्वों का ग्रुप बना, इसलिए इन्होंने क्या बोला, इसको ट्रिक बोला। क्या बोला, ट्रिक, यानी ट्रायड बोला। क्या बोला, इसको ट्रायड बोला, यानी कि आपने क्या बोला, ट्रिक बोला। ठीक है, अब आपने क्या किया, अब ये ऐसे बोल रहे हैं कि प्रथम तत्व के जो गुण हैं त्रिक बनाने पर मध्य वाले तत्व का जो द्रव्यमान होगा दोनों के औसत के क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि यदि मैं बात करूं बी का द्रव्यमान, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बी का द्रव्यमान, तो वो क्या होगा, ए प्लस सी का बाई 2 होगा। ए प्लस सी बाई 2 होगा। क्या होगा, ए प्लस सी बाई 2 होगा। यानी कि आपको क्या करना है, तीन तत्वों को अरेंज करना है। तीन तत्वों को जैसे आप अरेंज करोगे तो इनके क्या होंगे, एक त्रिक बन जाएगा। और त्रिक बनोगे तो पहले और तीसरे तत्वों को जोड़ना है, ए प्लस सी अपने जोड़ दिया और फिर उसमें डिवाइड करना 2 का। तो वो जो आपका द्रव्यमान आएगा वो किसका आएगा, बीच वाले तत्व का आएगा। किसका आएगा, वो बीच वाले तत्व का आएगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था। इसका एग्जाम्पल लेते हैं एक अपन, जो रियल एग्जाम्पल है वो, जैसे अपना हो गया लिथियम, ठीक है, फिर अपना हो गया सोडियम और फिर हो गया अपना पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो गया। जी, तो ए प्लस सी बाई 2, ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ए प्लस सी बाई 2। आगे समझ में कहानी। तो इन्होंने बोला कि जैसे लिथियम सोडियम और पोटेशियम की बात करें तो लिथियम का जो होता है आपका 7, पोटेशियम का होता है 39। तो सोडियम का निकाल सकते हो आप, बहुत इजी से निकालना। आपको क्या करना है, 39 प्लस 7/2, तो ये होगा 46/2, यानी कि आपका 23। कितना होगा ये, 23। ये कितना होगा बोलो, 23। आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, क्या कहना चाह रहे हैं, वापस समझिए कि पहला तत्व और जो तीसरा तत्व होगा इनका औसत होगा वो क्या होगा, बीच वाला तत्व होगा। ऐसा किसने बताया था, डॉबरिनर ने अपने त्रिक में बताया था। ऐसे उन्होंने बहुत सारे सेट बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन देखो समस्या क्या थी, ये जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ना, ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं था। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं था कि आप ऐसे कितने सेट बना पाओगे, क्योंकि कुछ तत्व उस टाइम तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे और कुछ ऐसे थे जो डिस्कवर तो हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो सेट बनाने गए तो सेट बन नहीं पा रहे थे। तो जहां जहां कुछ सेट बन गए उनको तो रख लिया, जो सेट नहीं बने उनको उन्होंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पहली बार किसी ने अरेंजमेंट करने के लिए क्या किया, प्रयास किया, इसलिए इनको क्या मिलती है, बहुत बहुत इनको क्या देते हैं अपन, धन्यवाद देते हैं कि आपने चलो अच्छा काम किया। तो इन्होंने क्या बोला कि ये जो समान समूह वाले जो आप त्रिक बता रहे हो, इन त्रिकों के गुण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, समान, और आप सारे तत्वों को आवर्त सारणी में इस तरीके के त्रिक बना के रख लो। लेकिन आप भी समझते हो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे तत्वों को इस तरीके से आप रख लो। समझ में आ रहा है, कितने सेट बनाओगे, जरूरी थोड़ी हर बार सेट बनाने पे आपको इस तरीके से औसत मिल जाएगा। ऐसा प्रैक्टिकली हर सेट के लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए बाद में इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो रीजन समझ में आ रहा है, रिजेक्ट करने का रीजन समझ में आ रहा है, क्यों किया, क्योंकि सारे सेट बनाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, कुछ तत्वों की खोज उस टाइम तक हुई नहीं थी और कुछ तत्व थे जिनकी खोज तो हो गई थी लेकिन वो सेट में फिट नहीं बैठ पा रहे थे, इसलिए डॉबरिनर का जो ये प्रयास था क्या रहा था, विफल रहा था। कुछ एग्जांपल्स एक मैंने आपको करवा दिया, कुछ एग्जांपल्स है वो आप इसमें से देख लीजिए। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए ये अपने बताया सोडियम, ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप एग्जांपल देखोगे तो इसको देख लो, कैल्शियम हो गया 44 137, इसका आप हाफ करोगे तो अप्रोक्स यही आएगा। ठीक है, एक सेट जैसे ये हो गया क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन दोनों को ऐड करोगे ये लगभग हाफ करोगे, लगभग आपका 80 के अराउंड आएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सेट थे जो उन्होंने बनाए थे। ठीक है, मध्य तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान होगा पहले तत्व के
और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान की औसत के लगभग क्या होगा, बराबर होगा। तो इन्होंने क्या बनाए थे, ट्रायड बनाए थे। क्या बनाए थे, ट्रायड। जैसे सोडियम का, पोटेशियम का और आपके लिथियम का बना दिया, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम और बेरियम का बना दिया, ठीक है। सेलेनियम, सल्फर, टेलुरियम का बना दिया, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन का बना दिया। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अलग अलग ट्रायड बना दिए, त्रिक बना दिए। त्रिक बनाने के बाद इन्होंने देखा कि ठीक है, मिल रहे जब तक तो ठीक है, और जैसे ही मिलना बंद हुआ तो उन्होंने कहा भैया इतने सेट अभी एक टाइम में बना सकता हूँ, इससे ज़्यादा सेट में नहीं बना सकता। तो बाद में इनका जो कॉन्सेप्ट था उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं अगले पे। अगले साहब क्या बोल रहे हैं अपने को, अगले साहब ऐसे बोल रहे हैं, डॉबरिनर का तो हो गया काम। फिर आते हैं अपने न्यूलैंड भाई साहब। कौन आता है, न्यूलैंड जी आते हैं। कौन आते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, न्यूलैंड साहब जो थे वो क्या थे, थोड़े संगीत प्रेमी थे। क्या थे वो, थोड़े से संगीत प्रेमी, संगीत से उनका बहुत गहरा लगाव था। तो न्यूलैंड भाई साहब ने ऐसे बोला कि एक काम करिए, कि क्या करें, कि आप तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अरेंज कर दो। क्या कर दो, परमाणु द्रव्यमान जो है उसका जो एटॉमिक मास है उसके बढ़ते हुए क्रम में आप अरेंज कर दो। कि साहब कर देंगे। फिर आगे बोलो। तो उन्होंने बोला कि जैसे ही आप परमाणुिक द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को अरेंज करोगे, क्या करोगे, तत्वों को अरेंज करोगे, तो जैसे ही आप अरेंज करोगे तो क्या होगा कि जो पहला तत्व है वो आठवें तत्व से गुण में क्या रखेगा, समानता रखेगा। पहला तत्व आठवें तत्व के गुण में क्या रखेगा, समानता। कैसे, नियम क्या लिखोगे इसमें, कि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणुिक द्रव्यमान में व्यवस्थित करने पर प्रथम तत्व के गुण आठवें तत्व से समानता रखते हैं। जस्ट लाइक, इंग्लिश भी लिख दिया करो बीच बीच में, जस्ट लाइक संगीत के सप्तक, संगीत के सप्तक। बहुत अच्छी बात है। जो बच्चा संगीत प्रेमी है उसके लिए बहुत आसान है इसको समझना, और जो नहीं है उसको मैं जबरदस्ती समझा दूंगा। संगीत के सप्तक क्या है, सबको पता, सा रे गा मा प ध नी सा। तो आपने देखा होगा पहले सा आता है और लास्ट में घूम के वापस भी क्या आता है, सा। शुरुआत में क्या आता है, सा रे गा मा पा द नी सा। वापस आठवें नंबर पर कौन आता है, सा। तो न्यूलैंड साहब भी क्या थे, संगीत प्रेमी थे। न्यूलैंड साहब भी क्या थे, संगीत प्रेमी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई साहब आप तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्या करो, व्यवस्थित करो। जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको पहले, उसके बाद जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे आप उसको आगे से आगे से आगे क्या करते जाओ, अरेंज करते जाओ, व्यवस्थित करते जाओ। आप जब ऐसे व्यवस्थित करते जाओगे तो जो आपका पहले नंबर का तत्व है, फर्स्ट नंबर का जो आपका तत्व है, फर्स्ट नंबर का जो एलिमेंट है, वो एट्थ नंबर के एलिमेंट से गुणों में समानता रखेगा। ये ठीक वैसे ही समानता रखेगा जैसे संगीत के सप्तक जो स्वर होते हैं, सारे गामा पद नी सा, उसी प्रकार उसी से समानता रखते हुए ये जो पहला और आठवां तत्व है आपस में गुणों में समानता दर्शाएंगे। उनसे पूछा एग्जाम्पल बताइए। तो उन्होंने कहा भाई साहब लो, लिथियम को रख लिया मैंने, मैंने बेरिलियम को रख लिया, मैंने बोरॉन को रख लिया, मैंने कार्बन को रख लिया, मैंने नाइट्रोजन को रख लिया, मैंने ऑक्सीजन को रख लिया, मैंने फ्लोरीन को रख लिया। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। और बोले इसके जस्ट बाद में यहां कौन आएगा, सोडियम। यहां कौन आएगा, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर
और यहाँ पे सल्फर के बाद कौन सा आएगा, सबको पता है 17 पे क्लोरीन। क्लोरीन के बाद वैसे देखो आर्गन आता है, आजकल की आवर्त सारणी देखोगे तो कौन आएगा, आर्गन। फ्लोरीन के जस्ट बाद कौन आता है इस तरफ, सबको पता है नियोन। यदि आज के आप आवर्त सारणी देखते हो, नोबल गैस, अक्रिय गैस आती है, लेकिन उसकी बात इन्होंने अभी तक इसमें नहीं छेड़ी, तो अभी इसकी बात अपन नहीं कर रहे। क्लोरीन के बाद आर्गन को मिस करते हुए यहां आप आ जाओ किसको, पोटेशियम को। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी फर्स्ट नंबर पे कौन बैठा है, ये भाई साहब बैठे, और 8 नंबर पे कौन बैठे हैं, आपके सोडियम भाई साहब बैठे। तो ये ऐसे बोल रहे हैं कि सोडियम और जो आपका लिथियम है ये आपस में क्या रखेंगे, गुणों में समानता रखेंगे। तो अपन लोग क्या करें, इस तरीके से अपन अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद पोटेशियम के बाद आपका कौन आ गया, कैल्शियम आ गया। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से जो समानता रखेंगे सप्तक की तरह, संगीत के स्वरों की तरह, उनको ही अपन क्या करेंगे, इस तरीके से 1 और 8 के बीच में समानता रखते हुए अरेंज कर सकते हैं। उससे समान गुण वाले जो तत्व होंगे वो एक जगह आ जाएंगे, एक समूह में आ जाएंगे। अब होता क्या है, यहां से चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सोडियम और पोटेशियम के गुण भी क्या है, समान। क्योंकि इस सोडियम यहाँ पे क्या बन गया है, इसके लिए 1 नंबर, और सोडियम के लिए क्या बन गया है, 8 नंबर। यहाँ मैग्नीशियम के लिए देखो 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका कैल्शियम आपका 8 नंबर का। यानी बेरिलियम के लिए ये 8 नंबर पे आ जाएगा, समझ रहे हो, ये इसके लिए 8 नंबर आ जाएगा, और इसके लिए ये 8 नंबर आ जाएगा। यानी इस तरीके से उसने अरेंजमेंट करके क्या किया, तत्वों को व्यवस्थित किया, ताकि उनके फर्स्ट नंबर और 8 नंबर वाले जो तत्व आ रहे हैं उनके गुणों में क्या हो जाए, समानता। तो ये होता है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, संगीत स्वरों से ये मैच खाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अगला, लोथर मेयर वक्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा लोथर मेयर वक्र। अब इंपॉर्टेंट है लोथर मेयर वक्र, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोथर मेयर साहब ने क्या बनाया था, एक वक्र बनाया था। ठीक है, अब मैं उस वक्र की खास बातें बता देता हूं कि जो वक्र बनाया था वो किसके बीच में था, परमाणु, द्रव्यमान और आयतन के बीच में। परमाणुिक आयतन और परमाणुिक द्रव्यमान के बीच में इन्होंने क्या बताया था, ये आपका क्या बनाया था इन्होंने। ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हालांकि एनसीईआरटी में एक लाइन मेंशन थी, इसलिए मैंने सोचा इसको भी करवा देना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में इतना डेप्थ में इसको समझाया नहीं है, लेकिन मुझे लगा क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है तो कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पिक हो सकता है। तो लोथर मेयर साहब ने क्या बताया था कि इन्होंने एक ग्राफ बनाया था, पूरा एक क्या बनाया था, ग्राफ प्लॉट किया था, परमाणुिक द्रव्यमान वर्सेज आयतन के बीच में। किसके बीच में, परमाणुिक द्रव्यमान वर्सेज आयतन के बीच में। उन्होंने क्या बोला था कि जिनके गुण समान है, जिनके गुण समान है, जिनके गुण क्या है, समान, वो एक ही स्थान पे रहेंगे। ग्राफ में कहां रहेंगे, एक ही स्थान पर क्या करेंगे, रहेंगे। जिनके गुण क्या है, समान, वो ग्राफ में एक ही स्थान पर रहेंगे। यानी कि जिनके गुण है वो क्या रहेंगे, एक ही स्थान पर रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा कि जैसे मान लो अपना लिथियम है या सोडियम है, पोटेशियम है, तो उन्होंने देखा जैसे मान लो लिथियम हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो जिनके गुण समान है, जिनके गुण क्या है, समान, जिनके गुण समान है, जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे मैंने अभी बात करी थी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एक ही समूह में आते हैं, तो इनके गुण क्या रहेंगे, समान। तो ये ग्राफ में आप देखोगे ना, तो ये शीर्ष वाला पॉइंट है, ये ऑक्यूपाई रखते हैं, ये शीर्ष वाले पॉइंट पे रहेंगे। फिर जैसे मान लो अपना फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, तो ये जो होंगे वो हमेशा कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। कुछ होंगे जैसे मान लो कुछ है वो यहाँ पे नीचे एक साइड में यहाँ घूमते रहेंगे, ठीक है, कुछ होंगे वो यहाँ पे इस जगह पे रहेंगे। तो जिनके गुण समान रहेंगे, ग्राफ में के अंदर, कर्व के अंदर, जब वो कर्व बनाएंगे तो कर्व के अंदर वो उसी पोजीशन पे आएंगे। ठीक है, अब इसको इनके गुण समान है तो इनको कहाँ रख दिया, सबको पीक पे रख दिया, 1 2 3। इनको कहाँ रख दिया, नीचे, जो आपका नीचे वाला पॉइंट है इसके ऊपर रख दिया। क्यों, क्योंकि इनके गुण समान है। तो जिनके गुण समान है उनको आपको कहाँ रखना है, सेम पॉइंट पे रखना है। तो ये हो गया आपका लोथर मेयर का कर्व। ठीक है, तो लोथर मेयर भी देख लीजिए एक साथ ही, इसको देख लीजिए लोथर मेयर को। ठीक है, आप इसको देखोगे लोथर मेयर को तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा, ये वॉल्यूम हो गया, आयतन, और इसमें द्रव्यमान के बीच में जो बनाया। तो देखो आप लिथियम को देखोगे आप, तो यहां से देखो ये आपका क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, यहाँ पे आपका कैल्शियम। तो इनके गुण सबके क्या रहेंगे, समान। जो पीक पोजीशन पे, सारे के सारे कहाँ पे, पीक पोजीशन पे, पीक पोजीशन पे
आप देखो समान गुण वाले सब क्या बैठे हैं, एक ही पोजीशन लेके बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं सारे, ठीक है। फिर इधर आओ आप, बेरिलियम को नीचे रख दिया आपने, फिर मैग्नीशियम को इधर रख लिया, ठीक है। ऐसे आप जब यहाँ पे आओगे तो कुछ और तत्व मिल जाएंगे, लेकिन सबकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, उस टाइम तक ज्यादा तत्व मार्केट में आए नहीं थे तो फिर वो ज्यादा आगे इसको डिस्क्राइब नहीं कर पाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रख दूं, फ्लोरीन को रख दूं, यहाँ पे क्लोरीन को रख लूं, तो यानी जिनके तत्व क्या रहेंगे, समान रहेंगे, उन सबको वो अपने कार्यों में क्या रहेंगे, समान पोजीशन पे रहेंगे। इनके गुण समान है तो ये कर्व में पीक पोजीशन पे रहेंगे, शिखर पे रहेंगे। और जिन इनके गुण समान है, फ्लोरीन क्लोरीन वगैरह, ये सबसे नीचे रहेंगे। जिनके गुण समान, वो समान पोजीशन पे ऑक्यूपाई करके रखते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए प्रैक्टिकली, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्योंकि आपके पास इतने सारे तत्व हो जाते हैं, बाद में समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते नए तत्वों की डिस्कवरी हो जाती है कि आप इन सबको अरेंजमेंट एक साथ नहीं कर सकते। क्यों? कितने तत्वों को आप पीक पे रख दोगे, कैसे गुण मिलाओगे? तो बाद में जाके इस वजह से इसमें भी ज्यादा तत्वों को समाहित नहीं किया गया। और जब समाहित नहीं किया गया तो धीरे धीरे जाके बाद में इसको भी क्या कर दिया गया, आपका रिजेक्ट कर दिया गया। तो अब तक अपन ने क्या देखा, डॉबरिनर का ट्रिक देखा। डॉबरिनर वाला रिजेक्ट क्यों हो गया था? क्यों डॉबरिनर में भी ज्यादा आप ट्रिक बनाना संभव नहीं था। न्यूलैंड वाला कैल्शियम तक ही लागू हो रहा था, क्योंकि आगे जाके पता चला कि जैसे आगे अपन मान लो उसकी बात करें, किसकी, अक्रिय गैसों की बात करें। जैसे अक्रिय गैसें मार्केट में आएगी तो अक्रिय गैसें तो वैसे ही रिएक्शन नहीं करती, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शंस नहीं करती, तो अक्रिय गैसों के गुण वैसे ही नहीं मिलेंगे, तो बाद में उसको भी रिजेक्ट होना पड़ा। और ये भाई साहब तो क्या है, ग्राफ खेल रहे थे, तो ग्राफ पे तो सारे तत्वों को नहीं रखा जा सकता, तो नहीं रखा जा सकता, तो फिर इसको भी क्या करना पड़ा, मजबूरी में इसको भी रिजेक्ट करना पड़ा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अपन मेंडेलीव के पास। किसके पास चल रहे हैं? मेंडेलीव के पास। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण काम था। लोथर मेयर के बाद में और न्यूलैंड के जब बाद में कुछ चीजें और डिस्कवर हुई, कुछ तत्व और आए, तो वहां पे मेंडेलीव साहब थे जो रशियन साइंटिस्ट थे, बहुत अच्छे वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी अपना एक क्लासिफिकेशन देने का सोच लिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अपने आरपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरीके से आ सकता है कि जो मेंडेलीव साहब अपना आवर्त नियम जब देने जा रहे थे और जब वो अपनी आवर्त सारणी बनाने जा रहे थे, तो उनका बेस क्या था। तो उन्होंने ये देखा कि एक काम करते हैं, इनका जो आधार था ना, वो था परमाणु भार। इनका आधार क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या था? परमाणु भार था। इन्होंने ऐसे बोला, इनका जो आधार था वो क्या था? परमाणु भार। आगे जाके आपको पता चलेगा कि जो इनका आधार था परमाणु भार, वही इनके लिए आगे जाके क्या बन गया था? समस्या बन गया था। यानी परमाणु भार ही आगे जाके इस आवर्त सारणी को रिजेक्ट करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना था। तो इन्होंने क्या बोला था कि आप तत्वों को इस तरीके से अरेंज करो। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, अपना एक लॉ दिया था, एक नियम दिया था, जिसे क्या बोलते हैं? आवर्त नियम बोलते हैं। मेंडेलीव का आवर्त नियम बोला कि तत्वों के जो गुण होते हैं, ध्यान सुनना, तत्वों के जो गुण होते हैं, वो तत्वों के गुण जो होंगे वो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी इन्होंने, वापस सुनिए क्या बोला कि जो भी एलिमेंट्स है, जो भी तत्व है, उनके जो गुण होंगे वो परमाणु भारों के क्या होंगे? आवर्ती फलन होंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि तत्वों को आप परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करिए। किस तरीके से अरेंज करिए? परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। और जैसे ही आप अरेंज करोगे तो एक टाइम बाद आपको लगेगा, जैसे जैसे अरेंजमेंट करोगे तो एक टाइम बाद आपको लगेगा कि समान परमाणु भार वाले जो द्रव्यमान, समान परमाणु भार या जो समान परमाणु द्रव्यमान वाले जो आपके जो समान गुणों वाले जो हैं, वो आपको आगे जाके पता चलेगा कि एक ही समूह में आ रहे हैं। समझना बात को, क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बोला कि तत्वों के जब आप बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भारों में आप क्या करोगे, उनको अरेंज करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ तत्व जिनके गुण समान है वो एक ही समूह में आएंगे। इन्होंने अपनी आवर्त सारणी की खास बात क्या करी थी? इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में क्या किया था? इन्होंने कुछ क्षैतिज पंक्तियां रखी थी। क्या रखी थी? कुछ क्षैतिज पंक्तियां रखी थी, ठीक है, कुछ क्षैतिज पंक्तियां रखी थी। और कुछ इन्होंने क्या रखी थी? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां रखी थी। क्या रखी थी? ऊर्ध्वाधर पंक्तियां रखी थी। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया? तत्वों को जमा दिया। और इन्होंने क्या किया था? जो इन्होंने
इनकी जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां थी उनका इन्होंने नंबर भी दिया था। ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां थी उसको इन्होंने क्या दिया था, नंबर भी दिया था। और इनका जो नंबर था वो किस तरीके से था, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, इस तरीके से इनकी क्या थी, नंबरिंग थी। ठीक है, इस तरीके से क्या थी, इनकी नंबरिंग थी। लेकिन इनका जो बेस था, आप मेंडलीव को समझने जाओगे, पढ़ने जाओगे, तो मेंडलीव से आपका जो बेस था वो बड़ा स्ट्रांग था। मेंडलीव साहब ने क्या बोला था कि ये जितने भी आपके ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में आप जिन तत्वों को रख रहे हो, ये हम बिल्कुल एग्जैक्ट परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज कर रहे हैं। और जैसे जैसे इनके परमाणु भार बढ़ते हुए क्रम में आप अरेंज करोगे तो इनके गुणों में भी क्या रहती है, बार बार आवर्ती होगी, यानी गुण भी बार बार इनके क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। जैसे यह परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो इनके गुणों में ऑटोमेटिकली आगे क्या होगी, समानता आएगी। ऐसा इन्होंने बोल दिया। लेकिन बेस क्या था इनका, परमाणु भार। लेकिन समस्या क्या होती है, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, एक टेल्यूरियम का नाम का तत्व है। ठीक है, पहले तो इन्होंने अपनी बात जब रखी थी तो बड़े मुखर थे अपनी बात को लेके, बहुत मुखर थे कि परमाणु भार के अनुसार ही आपको अरेंज करना है। क्या बोलना है, परमाणु भार के अनुसार ही आपको क्या करना है, अरेंज करना है। लेकिन आगे जाके उन्होंने देखा कि जो टेल्यूरियम होता है और जो आयोडीन होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, जो टेल्यूरियम है और जो आयोडीन है, देखा जाए तो जो टेल्यूरियम है और आयोडीन है, इसमें से टेल्यूरियम का जो आपका द्रव्यमान आएगा वो क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, आयोडीन का वहां पे कम आ रहा है। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इसको आगे रख दिया। क्यों, क्योंकि इसके गुण बाकी के जो इसके साथ वाले तत्व थे, जैसे ठीक है, ऑक्सीजन हो गया आपका, सल्फर हो गया, ठीक है, इनसे इसके गुणों की क्या थी, समानता थी। तो यहां पे इन्होंने क्या किया, जैसे ही यहां तक तो ठीक चल रहा था, परमाणु भार के अनुसार चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचे तो पता चला आयोडीन से ये ज्यादा है, तो इसको उधर होना चाहिए, आयोडीन को इस तरफ होना चाहिए। लेकिन इनका अरेंजमेंट वहां पे इसलिए गड़बड़ हो गया क्योंकि इन्होंने देखा परमाणु भार के हिसाब से तो मैं इधर कर लूंगा, लेकिन जैसे ही यदि परमाणु भार के अनुसार मैं इस टेल्यूरियम को इधर शिफ्ट करूंगा तो वहां पे समस्या क्या आ जाएगी, समस्या वहां पे इसलिए आ जाएगी क्योंकि जैसे ही आपका टेल्यूरियम शिफ्ट हुआ तो ऊपर वाले तत्व या जो समूह के समान तत्व है, वर्ग के जो समान तत्व है, उनके साथ उनकी गुणों में क्या हो जाएगी, असमानता हो जाएगी। जब उनके सामने समस्या खड़ी हो गई तो मेंडलीव साहब ने क्या ले लिया, यूटर्न ले लिया। मेंडलीव साहब ने क्या ले लिया, यूटर्न ले लिया कि यार मैं इसको टेल्यूरियम को यहाँ अरेंज तो कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को अरेंज करने में, लेकिन इसके गुण है वो इससे समानता नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो फिर आवर्त सारणी का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप आवर्त सारणी किसके लिए बनाने जा रहे हो, आप आवर्त सारणी इसलिए बनाने जा रहे हो ताकि समान गुण वालों को समान जगह पे आप एक ही ग्रुप में, एक ही वर्ग में आप रख सको। लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका तो परमाणु भार आधार था और परमाणु भार के आधार पर आप अरेंज करोगे तो आपके गुणों में समानता नहीं आएगी। अब यहाँ पे मेंडलीव साहब क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब मैं तो अभी भी सही हूं, मैं तो अभी भी सही हूं, समस्या है परमाणु भार के अंदर। किसमें, परमाणु भार में। उन्होंने कहा हो सकता है कि जो जो तत्वों की अपन बात कर रहे हैं तो कुछ तत्वों के जो परमाणु भार है उनकी गणना सही नहीं हुई हो। क्या बोला उन्होंने कि कुछ तत्वों की जो परमाणु भार है उनकी क्या पता कैलकुलेशन सही नहीं हो, उनके परमाणु भार जो है वो प्रॉपर अभी तक कैलकुलेशन के हिसाब से जो आ रहे हैं वो है ही नहीं, उनकी दिक्कत है। हो सकता है उनके परमाणु भार सही है ही नहीं, तो जब सही नहीं है इसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही है, मैं तो अभी भी सही हूं। यानी वो अपनी बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। रीजन क्या था, हालांकि परमाणु भार तो सही थे लेकिन उनको अपनी बात को गलत नहीं होने देना था। तो उन्होंने क्या कहा, भैया कुछ भी हो मुझे नहीं पता, मैं तो सही हूं, हो सकता है कि आपके परमाणु भार में दिक्कत है। आ रही बात समझ में। इस वजह से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो बाद में रिजेक्ट हो गई थी। लेकिन 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 मेंडलीव साहब ने कुछ अच्छा काम तो किया। एक्चुअल में क्या हुआ, मेंडलीव साहब ने और अच्छा काम किया। पहला कॉन्सेप्ट तो इनका कहाँ खराब हो गया था, ये वाला कॉन्सेप्ट। कुछ थे जिनके परमाणु भार मैच नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, तत्वों को एक वर्ग में रख लिया। लेकिन एक इन्होंने अच्छी चीज भी कही, इन्होंने कहा कि देखो अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जो क्या है, अज्ञात है। अभी भी क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स है जो क्या है, अज्ञात है। बहुत सारे तत्वों की खोज होना अभी भी बाकी है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने, बहुत सारे तत्वों की खोज होना अभी भी बाकी है। क्या बोला, कई तत्व अज्ञात थे इस टाइम तक। कई तत्व क्या थे, इस टाइम तक अज्ञात थे। इस टाइम तक कई तत्व क्या थे, अज्ञात थे। अब देखो अज्ञात थे तो उनको लगा कि भाई जब अज्ञात है तो कभी ना कभी तत्व ये खोजे जाएंगे
और जब खोजे जाएंगे तो इनको रखेंगे कहां पे। तो मेंडलीव साहब ने एक बहुत खास बात क्या करी कि अज्ञात तत्वों के लिए, मैं यहां लिख देता हूं, मेंडलीव के अनुसार कई तत्व अज्ञात थे जिसके लिए उन्होंने अपनी सारणी में रिक्त स्थान छोड़ा। क्या करा इन्होंने? रिक्त स्थान छोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि यार सारे तत्व तो अभी तक आए नहीं मार्केट में, तो बाद में कभी दिक्कत हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले से जगह छोड़ दिया। जैसे बात करी, इन्होंने बोला कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन भी आ चुका है, एल्यूमिनियम भी आ चुका है, लेकिन अभी भी जो है वो आपका गैलियम उस टाइम तक नहीं आया था, है ना, उस टाइम तक गैलियम नहीं आया था, ठीक है, जर्मेनियम नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि उनको नहीं पता था कि गैलियम और जर्मेनियम नाम के कोई तत्व, अभी टेबल बताऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। उन्होंने क्या बोला कि अभी तक गैलियम और जर्मेनियम, ऐसा उनको पता नहीं था कि गैलियम जर्मेनियम, उनको ये पता था कि यहाँ पे कोई दो तत्व ऐसे हैं जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये डिस्कवर हो जाए। तो हो जाए तो रहेंगे कहाँ पे? तो उन्होंने ये भी आइडिया लगा लिया था कि हो सकता है कि जब डिस्कवर हो कुछ ऐसे तत्व जिनके गुण एल्यूमिनियम से या सिलिकॉन से, मान लीजिए, आपस में समानता रखे, क्या रखे, समानता, तो अपन क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के नीचे रख देंगे, ठीक है, और कुछ जिनके गुण मिलेंगे, जिसके गुण मिलेंगे उसको सिलिकॉन के नीचे रख देंगे। तो बोला इनका नाम कैसे दोगे, कि देखो एल्यूमिनियम के बाद रखोगे उसका नाम रख देना एका एल्यूमिनियम। क्या रख दिया? एका एल्यूमिनियम। ये उन्होंने जहां जहां भी खाली जगह छोड़ी सबके लिए बोला, क्या नाम दे दिया इसका? एका एल्यूमिनियम दे दिया। ठीक है, वैसे ही सिलिकॉन के नीचे कोई जगह छोड़ दी उन्होंने, बोला कि ठीक है भैया, जब भी डिस्कवर होगा तो उसका नाम क्या रख देना, ठीक है, एका सिलिकॉन। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में परमाणु भार को आधार जरूर बनाया था, परमाणु भार के अनुसार वो गुणों की आवर्तीता जरूर समझा रहे थे, लेकिन फिर भी वो एक टाइम आया जब परमाणु भार और गुणों में समानता आपस में एक दूसरे की क्या हो रही थी, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा था। उस स्थिति को मेंडलीव नहीं समझा पाए। कुछ तत्व उस टाइम तक अज्ञात थे, उनके लिए भी आवर्त सारणी में उनके नियम के अनुसार स्थान नहीं बन रहा था। कुछ थे जो अज्ञात थे, आगे भविष्य में खोज होने की संभावना थी, इसके लिए उन्होंने खाली स्थान छोड़ा और उनको अपने हिसाब से नामकरण भी करके गए। तो कुछ उपलब्धियां थी, कुछ कमियां थी, इन सबको मिलाते हुए मेंडलीव की आवर्त सारणी की इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन फिर भी एक परफेक्ट आवर्त सारणी जिसकी हमें तलाश थी वो अभी भी हमारे पास नहीं पहुंची थी, और इस वजह से मेंडलीव की आवर्त सारणी को भी क्या कर दिया गया था, बाद में रिजेक्ट कर दिया गया था। और रिजेक्ट करने के बाद जो आज अपन आवर्त सारणी पढ़ते हैं, आज की जो आवर्त सारणी, जो आधुनिक रूप पढ़ते हैं अपन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, वो है जो, वो बाद में जाके एक मोजले ने जो एक एक्स रे विवर्तन वाला जो एक कॉन्सेप्ट देखा था उसके ऊपर आधारित है। तो एक बार अपन मेंडलीव की आवर्त सारणी को प्रॉपर देख लेते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, पहली बार आवर्त नियम प्रकाशित किया था। ठीक है, तो तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आपके आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, क्षैतिज पंक्तियां थी, ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उन्होंने व्यवस्थित किया था। बढ़ते हुए परमाणु भार का क्रम समान गुणवाले तत्वों को एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में रखा गया। बहुत अच्छी बातें बोली थी कि परमाणु भार के क्रम को आप बढ़ते हुए परमाणु भार में रखोगे तो वो क्या रहेंगे, एक ही समूह में रहेंगे। ये सारी बातें आपको मैं बता चुका हूं। अब देखिए इसकी आवर्त सारणी, ध्यान से देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके आप ग्रुप देखिए, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके 7 8। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने अरेंजमेंट किया था। 0 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8, इस तरीके से उन्होंने अपना अरेंजमेंट किया था। अब लेकिन एक खास बात देखना आप, ठीक है, अब इनका आप देखिए, इस तरीके से उन्होंने बना दिया और इस तरीके से ग्रुप्स बना दिए। अब यहां परेशानी कहां आ रही है उनका, देखो यहां पे आ रही है। ठीक है, यहां पे परेशानी आ रही है, ये इसका दे रखा है 126.9 और इसका दे रखा है 127.9। दिक्कत क्या आ रही है, प्रैक्टिकली देखोगे आप परमाणु भार के अनुसार लगा रहे हो, तो आप देखो यहां से 19 23 24 27 28 31 32 35 इस तरीके से, यानी आपके लगातार जो है तत्वों के परमाणु भार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। लगातार परमाणु भार क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 38 38.1 41 40.1 44.1 48 लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन यहां पे आते आते क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। क्यों? इसका है तो इससे ज्यादा,
लेकिन इसको रखा पे यहाँ पे। क्यों रखा, उसके पीछे रीजन क्या दिया था इन्होंने, रीजन ये दिया था कि यदि मैं इसको इधर कर दूंगा, यदि मैं इसको इधर कर दूंगा तो इसके और इसके गुण मिल रहे थे, और जैसे ही मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएंगे, गुणों में असमानता आ जाएगी। जैसे ही उनको लगा कि मेरे आवर्त सारणी यानी मेरे आधार के ऊपर ही शक होने लगा है, क्योंकि देखो सीधा शक किस पे होगा, डाउट किस पे होगा, उनके आधार पे होगा। उनका आधार क्या था, परमाणु भार। उन्होंने बोला था परमाणु भार के अनुसार जब भी मैं अरेंज करूंगा तो तत्वों में क्या होगी, आवर्तिता हो गई, तत्वों में क्या होगा, आपस में गुणों में समानता होगी। लेकिन यहाँ पे उनको दिक्कत महसूस होने लगी, तो उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, खुद पे बात आने लगी, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि आपके तत्वों के जो आपने परमाणु भार ढूंढे हैं, जो आपने परमाणु भार बताए, हो सकता है वो गलत हो, मैं अभी भी सही हूं। इतना ज्यादा उनका अच्छा कॉन्फिडेंस था। तो यहां पे वो हालांकि फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास था। ठीक है, तो इसको एक बार आप देख लेना। अधिक विस्तृत था लोथरमेयर के हिसाब से, तो क्योंकि आप जानते हो लोथरमेयर ने खाली एक कर्व बना दिया था, और परमाणु भार ही नहीं, भौतिक तथा रासायनिक गुण भी इनका उपयोग किया था इन्होंने। ठीक है, मापन गलत हो सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था कि इनका मापन गलत हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे मान नहीं रहे थे ना, क्योंकि उनको अपना लॉ था वो गलत नहीं करना था। तो जब अपना लॉ गलत नहीं करना होता है तो आपको क्या करना है, सामने वाले में कमी निकालनी। तो इन्होंने बोला कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, अभी भी मैं मेरी बात पटकाऊं, लेकिन आपका जो मेजरमेंट है वो हो सकता है गलत है। ठीक है, इसलिए बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक का क्रम सख्ती से नहीं अपनाया। क्यों भाई, उन्होंने परमाणु भार को ही रिजेक्ट कर दिया, तो उन्होंने बोला परमाणु भार इंपॉर्टेंट नहीं है, गुणों में समानता इंपॉर्टेंट है। आयोडीन का परमाणु क्रमांक, ठीक है, टेलुरियम से क्या होता है, कम होता है, कम होते हुए भी उससे सातवें समूह में फ्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रखा गया, क्योंकि उसके गुण क्या मिलते थे, उनसे मिलते थे। बोले कि अभी मान लो मैं टेलुरियम को उधर रख दूंगा, तो टेलुरियम तो फ्लोरीन क्लोरीन से मैच ही नहीं खाएगा, तो मैच ही नहीं खाएगा, मेरी आवर्त सारणी का कोई मतलब ही नहीं। तो बोले भाई साहब आपके जो है ना गुणों में समस्या है, गुणों में नहीं, आपके परमाणु भार में समस्या है, मेरा लॉ एकदम ठीक है। तो ये इनका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या था, समान गुणों वाले तत्वों को क्या रखना है, एक ही समूह में रखना है। इन्होंने छोड़ दिया, अपने बेस को छोड़ दिया, परमाणु भार को ही छोड़ दिया कि परमाणु भार छोड़ो, गलत है, आप तो समान गुणों वालों को एक साथ, खाली स्थान जो थे वहां पे इन्होंने क्या किया, जगह छोड़ दिया, खोजे नहीं गए सारणी में, कई खाली स्थान छोड़े, एका एल्यूमिनियम बोल दिया, एको सिलिकॉन बोल दिया, इस तरीके से कुछ चीजें हुई थी। अब आती है आपके आवर्त सारणी। ठीक है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़नी है, आधुनिक आवर्त सारणी। अब जिसको वो समझ में आ गई है ना, इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये। आधुनिक आवर्त सारणी क्या बोलती है, आधुनिक आवर्त सारणी में, तो सबसे पहले जब भी इसकी पृष्ठभूमि बनेगी तो आपको इसकी पृष्ठभूमि में जाना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो पृष्ठभूमि बनती है, तो वो पृष्ठभूमि बनती है बच्चों कहाँ से, कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार था क्या, परमाणु भार। वो परमाणु भार के अनुसार तत्वों का अरेंजमेंट एक जैसे करना संभव नहीं था, एक जगह संभव नहीं था। तो इसके बाद क्या किया, इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत होती है यहां से। एक साइंटिस्ट थे अपने मोजले साहब, क्या थे, मोजले साहब। उन मोजले साहब ने क्या किया था, एक एक्स रे प्रयोग की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, एक्स रे प्रयोग की बात करी थी। तो उन्होंने बोला था कि जो आवृत्ति होती है, जो आवृत्ति होती है वो परमाणु क्रमांक से डायरेक्ट रिश्ता रखती है। क्या रखती है, जो परमाणु क्रमांक से क्या रखती है, डायरेक्ट रिश्ता रखती है। यानी उन्होंने कहा देखो यहां तक आते आते, अब समझना कॉन्सेप्ट को, मेंडलीव यहाँ क्यों नहीं पहुंच पाया था, क्योंकि मेंडलीव के टाइम साइंस इतना एडवांस नहीं था। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, अपारमाणविक कण, जिसके बारे में बात करके आए अपन परमाणुविक संरचना में, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन सब के बारे में इतनी डेप्थ उस टाइम तक नहीं पता थी किसी को। लेकिन जैसे जैसे यहाँ तक बात आई थी, तो यहाँ पे आते आते सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में क्लियर चीजें बाहर आ गई थी। तो यहाँ तक आते आते परमाणु क्रमांक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, और परमाणु क्रमांक डायरेक्ट किससे रिलेशन खा रहा था, प्रोटॉन से खा रहा था। तो ये सारी चीजें जो थी एटम की, वो यहाँ पे आते आते क्लियर हो गई थी। तो उन्होंने देखा कि ये जो परमाणु क्रमांक होता है, ये नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं, इनका डायरेक्ट रिश्ता किससे होता है, आवृत्ति से होता है। और आवृत्ति से इनका डायरेक्ट रिश्ता इस तरीके से होता है कि जैसे ही आप किसी तत्व को परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के अंदर अरेंज करोगे, परमाणु क्रमांक कैसे देखते हैं मैं आपको बता चुका हूं, प्रोटॉन की जितनी संख्या होता है उतना परमाणु क्रमांक होता है, प से प्रोटॉन, प से परमाणु क्रमांक।
तो इन्होंने ये बोला कि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है, ये आवर्ती के डायरेक्ट क्या रहेंगे, समानुपाती रहेंगे। और जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में तत्वों को आप अरेंज करोगे तो उनके गुण आपस में क्या कहेंगे, समानता रखेंगे। इसी के आधार पर एक आधुनिक आवर्त नियम आया। क्या आया? आधुनिक आवर्त नियम आया। आधुनिक आवर्त नियम क्या बोलता है? आधुनिक आवर्त नियम कि तत्वों के गुण जो होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी तत्व होते हैं, उनके जो गुण होंगे वो परमाणु क्रमांक के क्या होंगे, आवर्ती फलन होंगे। मेंडलीव परमाणु भार बोल के गया था। मोजले के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज आई, जब ये आधुनिक आवर्त नियम जब सामने आया तो ये कंफर्म कर दिया गया कि परमाणु भारों के आवर्ती फलन नहीं होते, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कि आपको एक सिंपल सा एमसीक्यूज दे देंगे कि कुछ भी एक लॉ लिख देंगे ऊपर, या कोई एक कॉन्सेप्ट लिख देंगे, या फिर वो क्रॉस मैच करवा सकते हैं कि परमाणु भार आधार किसका था, मेंडलीव का। लोथरमैन ने किस तरीके से बनाया था। ठीक है, इन चारों साइंटिस्ट को जो अभी तक देख के आए ना, सबसे पहले डॉबरिनर को देखा था, फिर न्यूलैंड को देखा था, फिर लोथरमेयर और मेंडलीव। इन चारों का क्या करेंगे, आपस में आपको क्रॉस मैच खिला देंगे, या आपको क्या करेंगे, इनके लॉ से रिलेटेड एक एक पॉइंट डाल देंगे, इनको क्रॉस मैच करवा देंगे। फिर बड़ा क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, मेंडलीव को और इस मोजले के कॉन्सेप्ट को बिठा देंगे, या फिर आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। अब अपन इसको देखते हैं कि इनकी जो आवर्त सारणी थी उसका क्या कॉन्सेप्ट था। ठीक है, देखिए आंतरिक संरचना के बारे में इतना कुछ उस टाइम आइडिया नहीं था, तो इस टाइम इतना आइडिया नहीं था, तो बाद में ये सब चीज आई। उपपरमाणु कणों के सिद्धांत विकसित हुए। फिर इसके बाद क्या बोला मोजले ने, एक्स किरण जो एक्सपेरिमेंट था उसमें इन्होंने देखा कि एक्स किरणों की आवृत्ति और जो जेड है यानी परमाणु क्रमांक है, इसके बीच में क्या है, सीधा संबंध होता है। और इससे ये सिद्ध हो गया कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान से अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहीं से उन्होंने क्या दे दिया था, अपना आधुनिक नियम दिया था। यानी परमाणु क्रमांकों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलते हैं इसकी आवर्त सारणी के अंदर। ठीक है, इसकी आवर्त सारणी में क्या क्या खास बातें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब आइए फटाफट इसकी आवर्त सारणी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो, आज की आप आवर्त सारणी देखोगे, आधुनिक आवर्त सारणी देखोगे ना आप यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बातें बनती है भैया। आधुनिक आवर्त सारणी क्या कहती है, समझिए। आधुनिक आवर्त सारणी आपको बहुत कुछ कहती है, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो आपको एक एक करके मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी होती है, इसके अंदर आपको आवर्त होते हैं। आवर्त क्या होते हैं, जो आपको इस तरीके के जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, इस तरीके से, ये जो तिरछ जो आड़े लेटे हुए ना, आड़े आड़े इस तरीके से आड़े, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आवर्त। ये कितने होते हैं टोटल, आपको 7 मिलेंगे। वर्ग कौन से हैं, जो आपके सीधे खड़े हैं, सीधे खड़े हैं वो क्या आपके वर्ग है। ये कितने हैं टोटल, ये कितने टोटल 18, टोटल कितने हैं 18, 18 वर्ग होते हैं टोटल। कितने होते हैं 18। पहले वाले को आप नंबर याद करोगे तो मेंडलीव में इसमें फर्क क्या है, मेंडलीव ने नंबरिंग करी थी 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 इस तरीके से। इन्होंने क्या बोला, इस तरीके से मत करो आप, तो एक काम करो सीधे ऐसे अरेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। पहला कॉन्सेप्ट गया क्या दिमाग में, क्या आधुनिक आवर्त सारणी को जैसे ही देखोगे तो आवर्त कितने हैं 7, और वर्ग जो है आपके कितने हैं 18। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इन्होंने क्या किया, जो वर्ग संख्या 1 और 2 है, इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना एक एक करके। वर्ग संख्या 1 एंड 2, 1 एंड 2 के अंदर इन्होंने एक फिक्स तत्वों को रख दिया, और उन तत्वों को इन्होंने क्या नाम दे दिया, एस ब्लॉक तत्व। क्या नाम दे दिया इन्होंने, एस ब्लॉक तत्व नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एस ब्लॉक। क्यों, क्योंकि इसमें जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहां पे प्रवेश करता है, एस उपकोष में, एस कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए इन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, एस ब्लॉक तत्व बोल दिया। ठीक है, अब इसके बाद वर्ग संख्या
13 टू 18 जो आपको बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। 13 टू 18 वालों को इन्होंने दे दिया पी ब्लॉक तत्व नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? पी ब्लॉक। फिर इन्होंने बोला वर्ग संख्या आपका 3 टू 12, इसमें इन्होंने किसको रख दिया? डी ब्लॉक तत्वों को रख दिया। किसको रख दिया? इसमें डी ब्लॉक तत्वों को रख दिया। अब इसके अलावा एक ब्लॉक और बच जाता है एफ ब्लॉक। जो एफ ब्लॉक के तत्व है उनको इन्होंने क्या किया? अलग से एक नीचे की साइड में अलग से 2 आवर्त में इन्होंने उसको अरेंज कर दिया। वर्ग संख्या की बात करूं तो थर्ड वर्ग के अंदर ही उनको अरेंज किया, लेकिन वहां पे उनका गुण वगैरह सब अलग थे, इसलिए उनको 2 अलग अलग श्रेणी। यदि मैं बात करूं एफ ब्लॉक तत्वों की, यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी? एफ ब्लॉक तत्वों की। तो एफ ब्लॉक तत्वों की जब बात करूंगा तो एफ ब्लॉक तत्वों में एक श्रेणी होती है लेंथेनोइड श्रेणी और दूसरी होती है आपकी एक्टिनोइड श्रेणी। इन दोनों को इन्होंने एक साथ रख के क्या किया? एक अलग आवर्त में इन्होंने रख दिया। तो इस तरीके से वर्ग संख्या 1 और 2 में क्या रखा इन्होंने? एस ब्लॉक तत्वों को रखा। वर्ग संख्या 13 टू 18 वालों को पी ब्लॉक में रख दिया, और ठीक है। और वर्ग संख्या 3 टू जो 12 होता है इसको इन्होंने कहाँ रख दिया था? डी ब्लॉक में रख दिया था। और एफ ब्लॉक जो तत्व होते हैं उनको क्या बोल दिया इन्होंने? लेंथेनोइड श्रेणी और एक्टिनोइड श्रेणी में बांट दिया। जो एस ब्लॉक तत्व होते हैं इसमें वर्ग संख्या 1 और 2, तो एक है आपकी क्षारीय धातु और दूसरा आपका जो है वो क्षारीय मृदा धातु। और जो आपके डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है संक्रमण तत्व। क्या बोला जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को क्या कहेंगे अपन? संक्रमण तत्व कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से इन्होंने सारे के सारे जितने तत्व उस टाइम तक डिस्कवर हो चुके थे सबको एक जगह अरेंज कर लिया था और इस तरीके से अलग अलग ब्लॉक में बांट दिया था। लेकिन सबकी खासियत क्या थी? जैसे मैं बात करूं एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक का कोई भी तत्व होगा तो उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस में प्रवेश करेगा? आपके एस उपकोष में करेगा। यदि मैं किसी की पी ब्लॉक तत्व की बात करूं तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां प्रवेश करेगा? पी ब्लॉक में, ठीक है, पी उपकोष या पी कक्षक में। यदि मैं डी ब्लॉक वाले की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में करेगा। एफ ब्लॉक तत्वों की मैं बात करूं अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां प्रवेश करेगा? एफ उपकोष या एफ कक्षक में प्रवेश करेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यानी कि ये कहानी समझ में आ गई कि इन सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में समानता रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इनकी समानता रहेगी, यानी कि समानता कैसे? सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने का जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा इनमें सब में समान रहेगा। और जब समान रहेगा तो इनके गुणों में भी क्या रहेगी? समानता। यानी अरेंज कैसे किया आपने? आपने किया परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, और जैसे जैसे आप परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अरेंज करोगे तो इनके गुणों में क्या रहेगी? हमेशा समानता रहेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। गुणों में क्या रहेगी? समानता। अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं बात करूं आपके पोटेशियम की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 2 2 4 6 10 2 12 6 18 4s1, ठीक है। आप देखोगे कि यहाँ पे अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर रहा है? आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस में, ठीक है। और कोई सा देख लो, मैग्नीशियम देख लो, तो 12 नंबर पे 1s2 2s2 2p6 3s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन। 12 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? आपका एस में। 19 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है आपका? बोलो, आपका एस में जा रहा है। यदि समान इलेक्ट्रॉन, यदि सबके अंदर समान कक्षक या समान उपकोष में आपका क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यदि ऐसा है तो वो जो होगा आपका क्या रहेगा? वो जो होगा वो आपका क्या रहेगा? समान समूह में रहेगा, समान वर्ग में रहेगा, ठीक है। पी ब्लॉक का कोई एग्जांपल देख लीजिए, कोई सा ही ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए। 1s2 2s2 2p4 कितने नंबर पे आती है? 8 नंबर पे। तो 8 नंबर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में। तो ये किसका सदस्य हो गया? पी का। और कोई सा एग्जांपल देख लो, क्लोरीन देख लो, 17 पे आती है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 अंतिम, यानी 17 नंबर का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में जा रहा है। तो ये किसका सदस्य माना जाएगा? पी का सदस्य माना जाएगा।
तो जिस कक्षक में या जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा वही उसका क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा। पी में एंटर कर रहा है तो पी ब्लॉक का सदस्य माना जाएगा, एस में एंटर कर रहा है तो वो एस ब्लॉक का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, अब एक और खास बात कि जो आपकी आवर्त सारणी है इसमें एस ब्लॉक की तरफ अपन चलें इस तरीके से, यदि मैं एस ब्लॉक तत्वों की बात करूं तो एस ब्लॉक में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वर्ग संख्या 1 और वर्ग संख्या 2 ये जो होते हैं ये क्या होती है, धातुएं होती है। और अच्छी बात तो है ये बहुत क्रियाशील और होती है, एनसीईआरटी की लाइन है कि जो धातुएं होती है ये वाली एस ब्लॉक तत्वों की जो धातुएं होती है वो क्या होती है, बहुत क्रियाशील और होती है। ठीक है, तो एस ब्लॉक की जो धातु होती है वो क्या होती है, काफी क्रियाशील होती है। ठीक है, सेकेंड, यदि मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो डी ब्लॉक में भी मुझे क्या मिलेंगे, धातुएं ही मिलेगी। क्या मिलेगी, धातुएं ही मिलेगी। और ये जो धातुएं होती है इन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व बोला जाता है। क्यों बोला जाता है संक्रमण तत्व, इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका डी कक्षक क्या रहता है, कंप्लीटली भरा हुआ नहीं रहता, यानी पूरा भरा हुआ नहीं रहता। हालांकि कुछ एक्सेप्शन है जैसे जिंक हो गया, ठीक है, वो कुछ एक्सेप्शन तो होते ही हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक्सेप्शन तो वहाँ पे मिलेंगे। तो इनमें क्या कहते हैं, संक्रमण धातुएं कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप पी ब्लॉक की तरफ आते हो तो पी ब्लॉक में आपको क्या मिलते हैं, अधातु मिलते हैं। क्या मिलते हैं, अधातु भी मिलेंगे और पी ब्लॉक में आपको उपधातु भी मिलेंगे। तो पी ब्लॉक में क्या रहेगा, धातु और उपधातु। और एस ब्लॉक में क्या मिलेगा, धातु मिलेगा। डी में भी आपको धातु मिलेगा। और जो लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मैं एफ ब्लॉक तत्वों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको काफ़ी रेडियो एक्टिव जैसे यूरेनियम वगैरह, जो पोलेनियम वगैरह है, ऐसे तत्व भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक एक करके अपन इन सबको देख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सब कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे समझा रखा है। 1 से 18 तक 37 पंक्तियाँ, और जो 37 पंक्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ऊर्ध्वाधर वालों को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो समूह है उन्हें क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। वर्ग लिख लीजिए इसको। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रथम तत्व, प्रथम यदि आवर्त की बात करूंगा तो आपको 2 तत्व मिलेंगे। देखो इधर ये बैठे हाइड्रोजन साहब, इधर ये बैठे हीलियम साहब। द्वितीय और तृतीय की बात करूं, सेकंड और थर्ड की, तो इसमें कितने मिलेंगे, देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आप थर्ड वाले को भी देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सब में कितने मिलेंगे, 8 8। फोर्थ और फिफ्थ वाले की बात करूं 1 2 3 4, इसकी और इसकी बात करूं, इन सब में कितने मिलेंगे आपको, 18 18। फिर आप छठा जाके देखोगे तो सिक्स्थ वाला जो आवर्त है उसमें आपको 32 मिलेंगे टोटल। और सेवंथ वाला है उसको अपूर्ण बोला जाता है। अपूर्ण इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें अभी भी कुछ तत्वों के आने की अभी भी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, छठे और सातवें आवर्त के 14 तत्वों को सारणी में एक अलग कॉलम से दर्शाया गया, जो आपको मैंने बता दिया था, ये अलग कॉलम से इनको दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं ये क्या है, आपकी लेंथेनॉइड श्रेणी। ये कौन सी श्रेणी है, लेंथेनॉइड। और ये वाली कौन सी श्रेणी है आपकी, एक्टिनॉइड श्रेणी है। ये कौन सी श्रेणी है आपकी, एक्टिनॉइड श्रेणी होती है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास बातें, बाएं से मध्य भाग में जैसे मैंने बताया क्षार धातु, सेकंड वाले क्षारीय मृदा धातु, 3 से 12 तक संक्रमण धातु, और ये नीचे दे रखा है लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग है। ये सारी की सारी क्या है, धातुएं। लेकिन जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं जाओगे, समझो बात को, आवर्त क्या होता है बताया, जैसे आप इधर से इधर आओगे तो इधर वाले क्या है, सारे के सारे ये एस ब्लॉक वाले मेंबर है। सारे ये किसके हैं, एस ब्लॉक मेंबर है। ये सारे कौन से मेंबर है, एस ब्लॉक। बीच में आप जाओगे तो ये क्या आपका डी ब्लॉक है। ये बीच वाला क्या है, डी ब्लॉक। और ये क्या है आपका पूरा पी ब्लॉक है। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक वाले धातु है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर से इधर जाओगे, आप जैसे उधर से देखोगे तो आपके लिए वो क्या है, बाई साइड है। तो बाएं से आप जैसे दाएं जाओगे, यानी लेफ्ट टू राइट चलोगे, तो लेफ्ट टू राइट चलोगे जब, तो आपको वहां पे धातुओं के गुण क्या होंगे, धात्विक गुण क्या होंगे, कम, और अधात्विक गुण क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो इधर से इधर जाओगे तो obvious सी बात है, धातु धीरे धीरे कम होते होते यहाँ आप कौन से एरिया में आ जाओगे, अधातु वाले एरिया में आ जाओगे। ठीक है, उपधातु अधातु की बात करें तो ऊपरी भाग में पाए जाते हैं समूह 14 से 18 तक, पी ब्लॉक वाले। हाइड्रोजन भी अधातु है, लेकिन इसे उसमें रखा गया है क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन जाता है, 1s1। तो इसको वहां पे एस ब्लॉक में पटक के रखते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे अपन किस में आते हैं, अधातु में। और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, सीधी सी बात है, धातु गुण घट रहा है तो अधातु गुण क्या होगा, वहां पे इंक्रीज होगा। ठीक है,
और उपधातु कहाँ मिलेंगे? जिग जैग रेखा के रूप पास पाए जाते हैं, जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ठीक है, आर्सेनिक वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आपके उपधातु होते हैं। ठीक है, इसको देखो, जैसे आप इसको देखोगे तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा, ये रहा, ठीक है, और ये रहा, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको जो ये जिगजैग पैटर्न दिख रहा है इस तरीके से, ये वाले जो होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। धातु आपको कहाँ देखना है? एस ब्लॉक में, फर्स्ट एंड सेकंड में, ठीक है। और आपका जो उपधातु है वो आपको मैंने बता दिया जिगजैग पैटर्न वाला। अधातु की जब भी बात करेंगे तो अपने को कहाँ जाना पड़ेगा? पी ब्लॉक के अंदर जाना पड़ेगा। एक जो लास्ट पॉइंट है वो है आपकी संयोजकता से रिलेटेड, संयोजकता से रिलेटेड एक पॉइंट है आपका। तो संयोजकता को कहते हैं क्लियर, ठीक है। संयोजकता, देखो संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब ये होता है किसी भी, बहुत सारी परिभाषा है लेकिन इतना सा समझ लीजिए, कोई तत्व है वो किसी दूसरे तत्व के साथ किस तरीके से बंध बनाता है। कोई तत्व है वो किसी दूसरे तत्व के साथ किस प्रकार वो बंध बना सकता है। तो जो बंध बनाने की उसकी टेंडेंसी होगी, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होंगे, वो बंध बनाने में जो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? अपन संयोजकता कहते हैं। यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो बंध बनाने में काम में ले सकता है वही उसकी क्या होगी? संयोजकता। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे सिंपल सी बात करूं सोडियम की, तो सोडियम के मेरे पास इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो आप ध्यान से देखोगे तो सबसे बाह्यतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब समझना, परमाणु की संरचना पढ़ी होगी अपने, पूरी डिटेल पढ़ के आए उसकी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपका घूम रहा है। तो देखो यहाँ पे ये बहुत सारे कोष है, लेकिन जो सबसे ये वाला कोष है, सबसे ये वाला इधर वाला कोष, इसको बोलते हैं बाह्यतम कोष। क्या बोलते हैं इसको? बाह्यतम कोष। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहर है, ये सबसे बाहर है। तो ये जो बाह्यतम कोष है, इस बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन होता है किसी दूसरे तत्व के साथ जब बंध बनाते हैं तो ये बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्व के साथ साझा करने में काम आता है। तो जैसे अभी इसको देखो सोडियम को 1s2, 2s2, 2p6, तो सबसे बाह्यतम कोष कौन सा हुआ? 3 नंबर। एक नंबर कोष तो यही हो जाता है, फिर 2 नंबर कोष, फिर 3 नंबर कोष आएगा। तो सबसे बाहर वाला कोष कौन है? 3। तो 3 वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी आपकी? 1 हो गई। आ रही बात समझ? ठीक है। इसी के अलावा जैसे मान लो लिथियम को ले लो, 1s2, 2s2, ठीक है, 1s2, 2s1, ठीक है। बाह्यतम कोष कौन सा हुआ? दो ही तो कोष है, 1 और 2, तो बाह्यतम कोष कौन सा है? 2। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है? 1, तो उसकी संयोजकता 1 हो गई। ऐसे आप कोई सा भी लेके चेक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे कार्बन देख लो, 1s2, 2s2, 2p आपका 2। इस केस में क्या होता है? इस केस में आपको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बाह्यतम कोष कौन सा है? ये 2 नंबर। तो 2 नंबर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए टोटल? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सिर्फ आपको बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को देखना है, जो सबसे बाहर वाला कोष है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स दिख जाए समझ लो उसकी क्या है? वो संयोजकता। अब इसमें क्या चीज होती है? अब जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के केस में क्या है? 1s2, 2s2, 2p4, ये लिख दिया मैंने। तो बाह्यतम कोष में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, जैसे अपने आरपीसी के जब क्वेश्चन आते हैं, पूछे मान लो कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है, तो मान लो वहाँ पे ऑप्शन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे, इंपॉर्टेंट है, संयोजकता कितनी है वहाँ पे आपको 6 लिखते हैं, और वहाँ पे आपको ऑप्शन में आपको 6 नहीं दिखे, उस केस में आप क्या करना, इस पॉइंट को याद रखना कि जो भी आपको वहाँ पे नंबर देखे, ये जो आपके बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन है इसको माइनस कर देना। जैसे ही आप माइनस करोगे तो इसकी संयोजकता आपको कितनी दिख जाएगी? 2। यानी 4 नंबर तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे कितने आए थे बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन? 4। जब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्या बोलो? संयोजकता। कहीं पे बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, संयोजकता 2 ही रहेगी। 3 आ जाए, संयोजकता 3 ही रहेगी। 4 आ जाए, संयोजकता 4 ही रहेगी। लेकिन 4 से ज्यादा जैसे आप जाओ, जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, 1s2 7 नंबर पे आता है, ठीक है, 2s2, 2p3। अब देखो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। आप वहां पे जैसे एग्जाम में गए आपको ऑप्शन में 5 नहीं दिखा, तो पैनिक नहीं होना है। जो आपको बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन दिखे उसको 8 में से 5 माइनस कर दो, तो जैसे माइनस करोगे तो उसकी क्या निकल के आ जाएगी? संयोजकता। 5 दिख जाता है, 3 नहीं दिखता, तो 5 को टिक करके आओ। यदि 5 दिख जाए और मतलब 5 नहीं दिखे और 3 ही दिखे तो 3 को टिक करना है, और वहां पे मान लीजिए कि आपको 3 ही नहीं दिखे तो 5 को टिक करना है, और ये दोनों दिख जाए
तो दोनों को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग क्वेश्चन से वो आपके सामने आते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आपको ध्यान रखना है। बाह्यतम कोष के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसकी क्या बनाएंगे, संयोजकता का काम करेंगे। ठीक है, तो ये था एक आपकी क्लास का लास्ट पॉइंट, जिससे वो क्या बनाता है, बंद बनाता है। ठीक है, और बंद बनाएगा तो क्या होगा, उसका इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है। तो 4 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वही वैलेंसी होगी, तो वही वैलेंसी यानी कि बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कौन सी वैलेंसी होगी, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी। 4 से अधिक हो तो उसको क्या बोल रहे हैं, 8 में से घटा के निकाल दिया करो। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्लास जो मैंने आपको पूरी करवा दी है। ठीक है, तो वन शॉट के अंदर जितनी सीधे तरीके से आवर्त सारणी कराई जा सकती है मैंने आपको करा दी। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए सारे, डॉबरिनर के बारे में बता दिया, ठीक है, न्यूलैंड के बारे में बता दिया, लोथरमैन ने क्या बताया था बता दिया, मेंडेलीव का आधार क्या था, और उसके बाद मोजले साहब की जो आवर्त सारणी से रिलेटेड उन्होंने जो एक्सरे का जो कॉन्सेप्ट दिया था, आवर्ती के साथ परमाणु क्रमांक का जो संबंध स्थापित किया वो बता दिया, धातु अधातु उपधातु की क्या क्या स्थिति होती है, कौन कौन से गुण किस तरफ बढ़ते हैं, और संयोजकता क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने एक आपको ब्रीफ इंट्रो है वो आज की क्लास में करवा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लास भी आपको पहले के जैसे समझ में आएगी, और यदि आपका कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे बिल्कुल स्वतंत्र है। और इस क्लास को थोड़ा लाइटली और इजीली इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये बड़ा बेसिक है, तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ को आराम से समझाते हुए पढ़ाया। तो बाकी आपके कोई भी डाउट से पूछ सकते हैं, पहले के जो क्लासेस उनको सबको देख लीजिए, उनको सबको कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स साथ के साथ बना लीजिए, और कोई भी समस्या होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।